आप देख रहे हैं डेड न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी के घोरबंकी गांव में 2 दिनों से गुमशुदा महिला का संदेहास्पद स्थिति में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी स्टेशन के माल गोदाम रोड में सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट कार्यालय में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। पीड़ितों का कहना है कि समय के बाद भी नहीं दिया पैसा, सारे अधिकारी है फरार। मधुबनी आरके कॉलेज गेट पर छात्र संघर्ष समिति ने गृह मंत्री अमित शाह का किया पुतला दहन। मधुबनी समाहरणालय में उप विकास आयुक्त ने जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में दिए कई निर्देश। कमला नदी में बैराज निर्माण को लेकर उचित मुआवजा नहीं देने पर भूस्वामियों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के उपलक्ष्य में मिथिला वाहिनी ने मनाया मैथिली विजय दिवस। राजद जिला कार्यालय में चौधरी चरण सिंह के 122वीं जयंती समारोह का हुआ आयोजन। भारतीय चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो ने की प्रेस वार्ता। कहा, जब से बना है नगर निगम जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है कोई काम। जिला कांग्रेस कार्यालय में बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नागेंद्र झा की मनाई गई पुण्यतिथि। भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद को अखिल भारतीय मिथिला संघ दिल्ली द्वारा किया गया सम्मानित। अपर समाहर्ता शैलेश कुमार की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक। बेनीपट्टी में आईसीडीएस के निर्देश के बावजूद कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं किया गया है टेक होम राशन का वितरण। और मधुबनी जिला की पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से अलग अलग कांड में पिछले 24 घंटे में 122 लोगों को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के घोरबंकी गांव के समीप एक खेत में महिला का संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद किया गया है। गौरतलब हो कि आज से 2 दिन पूर्व बासोपट्टी थाना क्षेत्र के घोरबंकी गांव की एक महिला के गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों ने स्थानीय थाना में लिखवाई थी। काफी अपने स्तर से खोजबीन की गई थी। सोशल मीडिया पर महिला की खोजबीन के लिए पोस्ट किए गए थे। लगातार 2 दिन से परिजन उनको ढूंढ रहे थे। इसी बीच रविवार की सुबह एक खेत से उसका शव बरामद किया गया। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं इस मामले की कार्रवाई व छानबीन को लेकर पुलिस जुट गई है। बासोपट्टी थाना के नवटोल घोरबंकी गांव समीप सुनसान खेत से 43 वर्षीय एक महिला का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद हुआ। बीते 2 दिनों से महिला गुमशुदगी की सूचना दी थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गुमशुदगी महिला की खोजबीन के लिए जिले में विभिन्न जगहों पर भी सूचना प्रसारित किया। सोशल मीडिया के माध्यम से भी गुमशुदा की तलाश थी। इसी बीच बीते रविवार की रात करीब 8 बजे पुलिस को ग्रामीणों ने सूचना दिया कि एक महिला का शव खेत में है, जिसके बाद खेत में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। परिजन व ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस मृतक महिला की पहचान कर ली। गुमशुदा महिला की पहचान घोरबंकी नवटोल निवासी मुकेश सहनी की 43 वर्षीय पत्नी बीना देवी के रूप में किया गया है। सूचना मिलते ही आनन फानन में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, एसआई मुन्ना कुमार, प्रिया कुमारी, अशरफ अली, मधु कुमार सिंह, उमेश सिंह दल बल के साथ पहुंचकर मामले की छानबीन किया।
पुलिस ने एफएसएल टीम के अधिकारी को भी बुलाकर देर रात करीब 1 बजे तक जांच पड़ताल की। ग्रामीणों की आशंका कई बिंदुओं पर है, परंतु अभी तक घटना का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस तकनीकी सेल एवं वैज्ञानिक अनुसंधान में जुटी हुई है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही घटना का उद्भेदन कर लेगी। गौरतलब हो कि बीते 18 दिसंबर की देर शाम से घर से गायब मिली, जिसके बाद महिला गायब की खोजबीन किया जा रहा था। महिला गायब की सूचना मिलते ही पुलिस कई बार मृतका के घर पर भी पहुंचकर स्थानीय लोगों से पूछताछ की। मृतक महिला की एक बेटी और 2 बेटा है। पुत्री की शादी हो चुकी है। मृतक महिला का पति घर से बाहर रहकर मजदूरी करता है। परिजनों ने महिला के पति को भी घटना की जानकारी दी। पति गांव वापस लौट रहे हैं। इधर घटना को लेकर ग्रामीणों में कई चर्चाएं चल रही है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के माल गोदाम रोड स्थित सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्यालय पर सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि फाउंडेशन के द्वारा उनका पैसा लिया गया और समय पूरा होने पर सभी अधिकारी व कर्मचारी फरार हो गए। इस बात को लेकर उन्होंने जमकर बवाल काटा, घंटों प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने अधिकारियों से पैसे वापस करने और उन कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मधुबनी स्टेशन के माल गोदाम रोड में सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट कार्यालय में सैकड़ों की तादाद में पीड़ित व्यक्ति पहुंचकर जमकर बवाल काटे। पीड़ितों का कहना है कि समय के बाद सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा पैसा नहीं दिया गया, नहीं लोन दिया गया और सभी कर्मी फरार दिख रहे हैं। जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को इसकी सूचना दी है। शीघ्र प्रशासन जांच करके पीड़ित व्यक्ति को पैसा वापस करने में सहयोग करे। पैसे क्यों बोल रहे हो? अरे क्या है भाई, हाथ उठाओ, क्या शर्म क्या है? अंदर है चैम्बर में। कौन है? आदमी लोग नहीं अंदर, आप ही लोग हैं। अंदर चले चैम्बर में, अंदर आने दीजिए, साइड हटिए ना। लगभग 15 करोड़ रुपए, 10 से 15 करोड़ रुपए ऐसा हुआ है और बहुत सारे लोग इस में आए हैं और सभी लोग डायरेक्टर्स जो भी हैं सभी लोग सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहे हैं कि लोगों ने गलत किया है, जबकि सभी पब्लिक ने कंपनी के अकाउंट में पैसा दिया और वो लोग आज यहाँ से फरार है, यहाँ पे आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई बोल रहे हैं दिल्ली में है तो कोई बोल रहे हैं यहाँ नहीं है। आप किस पद पे कार्यरत थे? मैं पहले जीएम पद पे कार्य कर रहा था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम VN राय। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि हम लोग डीएम तक लेटर दिए हुए हैं। डीएम साहब SDO साहब से फिर अभी मिलने जा रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी के बाद यह मामला धीरे धीरे और गहराता जा रहा है। गौरतलब हो कि विपक्षी दल में इससे सबसे अधिक आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में मधुबनी शहर के रामकृष्ण महाविद्यालय के मुख्य गेट के पास छात्र संघर्ष समिति के युवाओं के द्वारा गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी है। सोमवार को छात्र संघर्ष समिति के द्वारा रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी के गेट पर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम के बाद एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल पासवान ने किया। सभा को संबोधित करते हुए छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष सह युवा राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष यादव ने कहा कि विगत दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया था। आरएसएस और बीजेपी वालों ने पहले महात्मा गांधी को गाली दी, फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली दी, फिर नेहरू जी को गाली दी और अंबेडकर जी को गाली दे रहे हैं। उनके अपने नेता का तो देश आजादी में कोई योगदान नहीं है। उनके सभी नेता माफीवीर रहे हैं, इसीलिए देश के महापुरुषों को वे लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री बनकर संविधान निर्माता को गाली दे रहे हैं, जिसको देश की बहुजन समाज समय पर सबक सिखाएगी। छात्र समिति के संस्थापक सदस्य ब्रह्मदेव यादव ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति ऐसी घृणित सोच रखने वाले को भारत का संविधान पसंद नहीं है। वह देश में मनुस्मृति लाना चाहते हैं, जिसको देश के 90% बहुजन समाज कभी नहीं होने देगी। पुतला दहन में मुख्य रूप से मणिशंकर यादव, बैजू यादव, राजीव कुमार सिंह, मुलायम सिंह, दयानंद शाह, मुकेश कुमार यादव, किशन बारी, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद मुजम्मिल, किशन बारी, राजा कुमार सिंह, पीयूष कुमार सिंह, राजा कुमार, रामजी मिश्रा, अजय कुमार सहनी सहित सैकड़ों युवा उपस्थित थे।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार ने की। इस मौके पर उन्होंने मनरेगा योजना समेत कचरा प्रबंधन व विभिन्न कार्यों को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए। उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। समीक्षा के क्रम में कहा कि प्रत्येक माह की समीक्षा बैठक में सभी इंडिकेटरों में अनिवार्य रूप से प्रगति दिखनी चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि सभी बीडीओ, सीओ एवं सीडीपीओ आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को लेकर प्रत्येक सप्ताह अचूक रूप से बैठक करें। उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कचरा प्रोसेसिंग इकाई का निर्माण, कचरा प्रबंधन सामग्रियों का क्रय, कचरा का उठाव, यूजर चार्ज की वसूली, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, प्लास्टिक कचरा की बिक्री, स्वच्छता कर्मियों का भुगतान, ओडीएफ प्लस का प्रखंडवार समीक्षा किया। उप विकास आयुक्त ने स्वच्छता कर्मियों के लंबित भुगतान को लेकर भी गंभीरतापूर्वक प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि यूजर चार्ज के रूप में वसूली गई 100% राशि खाते में अनिवार्य रूप से जमा करें। पंचायतों में कचरा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने उपस्थित सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि पंचायतों में कचरा प्रबंधन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सुचारू रूप से चलाने हेतु मासिक शुल्क के रूप में 30 रुपया प्रति माह की वसूली हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायतों में नियमित रूप से सभी घरों से कचरा का उठाव हर हाल में सुनिश्चित करें। साथ ही 100% शेष बचे पंचायतों में कचरा प्रबंधन सामग्रियों का क्रय 1 सप्ताह के अंदर हर हाल में करें। स्वच्छता कर्मियों के लंबित भुगतान को लेकर भी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को गंभीरता पूर्वक प्रयास करने की बात कही। जिले के सभी पंचायतों में मनरेगा के तहत बन रहे खेल मैदान के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया कि सभी पंचायत स्तरीय कर्मी पंचायत सरकार भवन में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करवाना सुनिश्चित करें। उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार ने सीडब्ल्यूजेसी एमजेसी के पेंडिंग मामले को गंभीरता से लेकर ससमय प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। उन्होंने अनुपालन से संबंधित सभी लंबित न्यायालय संबंधी मामलों को ससमय अनुपालन कर विधि शाखा को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। उन्होंने जल जीवन हरियाली की समीक्षा के क्रम में सोख्ता का निर्माण, कुआं का जीर्णोद्धार, पोखरे का जीर्णोद्धार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोख्ता निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। उप विकास आयुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं जिला बाल संरक्षण इकाई से संबंधित योजनाओं का विस्तृत समीक्षा भी किया। समीक्षा के क्रम में लंबित एसीडीसी बिल, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बैटरी चालित ट्राईसाइकिल सहित सभी पेंशन योजनाओं में लंबित आवेदनों को लेकर समीक्षा कर संबंधित बीडीओ को कई निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी बीडीओ को कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार लाने का भी निर्देश दिया तथा कार्यालय की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की भी बात कही। पंजियों के रखरखाव एवं संधारण को लेकर भी कई निर्देश दिए। उन्होंने लॉग बुक का संधारण अनिवार्य रूप से करने एवं नियमित रूप से लॉग बुक की जांच करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया। उप विकास आयुक्त ने बीडीओ को निर्देश दिया कि सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी संबंधित कार्यालय में अपनी अनिवार्य उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, सांसद आदर्श ग्राम योजना, हर घर नल जल योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, राशन कार्ड के लंबित मामलों सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता देते हुए सभी महादलित टोलों के योग्य लाभुकों की पहचान की जाए ताकि योजना को समय से लागू किया जा सके। समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों को हर हाल में निर्धारित समय सीमा में निष्पादित करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी राकेश कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा हेमंत कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सहित जिले के सभी प्रखंडों के
प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के समीप बैराज निर्माण को लेकर जल संसाधन विभाग के द्वारा चिन्हित स्थलों पर भू अर्जन विभाग द्वारा मुआवजा निर्धारित करने के बावजूद आश्वासन के बावजूद भी अब तक भूस्वामियों को मुआवजा नहीं दिया गया है और इसको लेकर बीते गुरुवार से भूस्वामी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सोमवार को भी जारी रहा। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के बैराज निर्माण को लेकर जल संसाधन विभाग के द्वारा चिन्हित स्थलों पर भू अर्जन विभाग द्वारा मुआवजा निर्धारित को लेकर दर्जनों भूस्वामी के द्वारा उचित मुआवजा को लेकर बीते गुरुवार से जारी धरना सोमवार को भी जारी रहा। बैराज निर्माण कार्य 46% के साथ 1 साल के अल्टीमेटम के साथ उचित मुआवजा को लेकर भूस्वामी का विरोध कम होता नजर नहीं आ रहा है। भूस्वामी के मांगों को लेकर कार्यस्थल पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया जा चुका है, लेकिन भूस्वामी व अधिकारियों के बीच वार्ता असफल देखा गया। भूस्वामी ने बताया कि बैराज निर्माण में उन लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन भू अर्जन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा एनएच व आवासीय क्षेत्र में आवासीय भूमि को कृषि बना दिया गया है। उनके जमीन की पुनः जांच होनी चाहिए। बावजूद बैराज निर्माण एजेंसी व स्थानीय प्रशासन के द्वारा काम कराया जा रहा है, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। उनके जमीन का अधिग्रहण किया गया, कुछ दिनों के आश्वासन के बाद काम किया गया। अधिकारियों द्वारा जो आश्वासन दिया गया उसका समय समाप्त हो गया, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा व न्याय नहीं मिल रहा है। भूस्वामी ने बताया कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक उनका विरोध और धरना जारी रहेगा। इस अवधि में वह अपने जमीन पर काम नहीं होने देंगे। धरना दे रहे भूस्वामी ने बताया कि अधिग्रहण जमीन की पुनः जांच होनी चाहिए। स्थानीय अधिकारियों के आश्वासन का समय रविवार को समाप्त हो गया। गौरतलब हो कि सरकार और जिला पदाधिकारी व भू अर्जन पदाधिकारी के विरोध में बीते 19 दिसंबर से निर्माण स्थल के समीप भूस्वामी के द्वारा धरना दिया जा रहा है। गौरतलब हो कि जयनगर स्थित कमला नदी पर 405 अब 642 करोड़ रुपए की लागत से बैराज निर्माण कराया जा रहा है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर कमला नहर प्रमंडल के सहायक अभियंता विकास कुमार ने बताया कि स्थल की पैमाइश के लिए भू अर्जन विभाग से बात चल रही है। भू अर्जन विभाग द्वारा जमीन अधिग्रहण की जांच की जाएगी। भूस्वामी द्वारा विरोध वाले जगह को छोड़कर बैराज निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी।
बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के उपलक्ष्य में उच्च विद्यालय सरसपाही पंडौल के प्रांगण में मिथिला वाहिनी के द्वारा मैथिली विजय दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यानंद ठाकुर ने की। मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के उपलक्ष्य में मिथिला वाहिनी के द्वारा मैथिली विजय दिवस उच्च विद्यालय सरसपाही पंडौल के परिसर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यानंद ठाकुर ने की। इस अवसर पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें मैथिली भाषा के प्रचार प्रसार और मैथिली भाषा रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक भाषा भी बने, उस पर सब लोगों द्वारा परिचर्चा की गई। संगोष्ठी में सभी लोगों ने इस अवसर पर एक दूसरे को बधाई दी तथा मुंह मीठा कराकर उत्साह मनाया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मिथिला वाहिनी के संरक्षक महर कुमार झा महादेव ने उपस्थित सभी लोगों को, विशेषकर मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ता, सहयोगी और सदस्यों को इसके लिए बहुत बधाई दी। साथ ही आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई मैथिली भाषा को लेकर लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। संगोष्ठी में निर्णय लिया गया कि मकर संक्रांति 2025 के दिन से मिथिला वाहिनी अपने गुलाबी में मिथिला अभियान के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ेगी तथा मैथिली, मिथिला और मैथिलों के चहुमुखी विकास हेतु सभी सरकारी तंत्र, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक संगठन काम करे, इस दिशा में काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी इकाई के द्वारा जिला कार्यालय में चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण अर्पित करते हुए उन्हें पुष्पांजलि दी गई। राष्ट्रीय जनता दल जिला इकाई मधुबनी के द्वारा जिला कार्यालय कीर्तन भवन रोड मधुबनी में चौधरी चरण सिंह का 122वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर नेताओं ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने किया। वक्ताओं ने कहा, चौधरी चरण सिंह सही मायनों में किसान नेता थे। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए देश के किसानों के उत्थान को लेकर कई नीतियां बनाई। वे कहते थे कि जब तक देश में गांव, किसान, मजदूर संपन्न नहीं होंगे, तब तक सही मायनों में देश संपन्न नहीं हो पाएगा। इसके लिए सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी होंगी
जिससे ग्रामीणों को उनके गांव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना की और वित्त मंत्री रहते हुए पहली बार कृषि के बजट को 25,600 करोड़ रुपए रखा, जो उस समय उद्योग बजट से भी ज्यादा था। उन्होंने कृषि आधारित उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाने और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की मांग की। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के काम आने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगने दिया। इस अवसर पर राजद नेता राजकुमार यादव, जिला महासचिव पवन यादव, जिला प्रवक्ता इंद्रजीत राय, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। इधर देखिए ना सबको, थोड़ा थोड़ा इधर देखो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी परिषद से मधुबनी निगम बन गया, लेकिन जब से नगर निगम बना है धरातल पर एक भी काम नहीं हुआ है। ये कहना है भारतीय चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय महतो का। उन्होंने प्रेस वार्ता की। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। संजय कुमार महतो भारतीय चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आने वाले समय में हम गन्ना फैक्ट्री चालू कराने के मुद्दों को लेकर आंदोलन करेंगे। शहर में अति जो यहाँ के लोगों के द्वारा जो कब्जा किया गया है पोखर तालाब कुआं, उसकी मुक्ति करेंगे। सौंदर्य शहर को बनाएंगे। जैसे अभी लड़ाई भारतीय चेतना पार्टी ने लड़ा तो चाइल्ड पार्क अमित कुमार कलेक्टर थे, उनके माध्यम से हम लोग लड़के बनवाए थे 1 करोड़ के लगभग लागत से, लेकिन हार गए। फिर भी कोई बात नहीं है, फिर भी लड़ाई उनके लिए लड़ रहे हैं। जो लोग जीते हुए हैं उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, नाम तो नेम प्लेट पर लगा लीजिए, कहीं उनका स्थान नहीं। एमएलए हो गए, आज तक कोई फैक्ट्री नहीं बना, मंत्री हो गए यहाँ के नगर के। माननीय समीर कुमार महासेठ जी 3-3, 4-4 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, लेकिन आज तक कहीं कोई शहर का विकास नहीं है। नाला का जस्ता स्थिति है, सड़कें नहीं है, टूटी फूटी है, यहाँ कहीं विकास नहीं, रोजगार का कोई साधन नहीं, बाजार यहाँ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर के हमारी लड़ाई जारी होगी। हमारे क्लब के अध्यक्ष हैं लाल बाबू जी, जो अधिवक्ता भी हैं पेशे से, और इनसे थोड़ा हम चाहेंगे कि इनसे मुद्दों। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला कांग्रेस कार्यालय में बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नागेंद्र झा की पुण्यतिथि मनाई गई। उनकी 17वीं पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण अर्पित करते उन्हें पुष्पांजलि दी गई। जिला कांग्रेस कार्यालय मधुबनी में जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र की अध्यक्षता में बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नागेंद्र झा के तैल चित्र पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। डॉक्टर नागेंद्र झा मिथिला सहित बिहार के विभूति थे। उन्होंने जो शिक्षा की ज्योति जलाई, उस राह पर आज भी आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर नागेंद्र झा राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि प्रखर शिक्षाविद थे। कार्यक्रम में डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, सत्येंद्र पासवान, गैसुद्दीन इंतजार, अशोक कुमार, अनुरंजन सिंह, नित्यानंद झा, सुरेश चंद्र झा, संजय झा, मुकेश कुमार पप्पू, मुनिंद्र कुमार, कमलेश कुमार समेत कई लोग शामिल थे। मिथिला रत्न बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर नागेंद्र झा के श्रद्धांजलि सब जिला कांग्रेस समिति के कार्यकर्ता उनका तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर माला अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित करो। डॉक्टर नागेंद्र झा जो बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री छला, उनकर बिहार में राज्य में शिक्षा जगत में उनका बहुत बड़ी योगदान है और उनका योगदान की कार्यकर्ता चिरस्मरणीय कार्यकर्ता के द्वारा चूंकि उनका जो योगदान है खासकर मिथिला के शिक्षा जगत में वो बहुत सराहनीय योगदान है। बहुत ज्यादा स्थापना केला तो हम आज पुनः उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। अखिल भारतीय मिथिला संघ दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद को सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय मिथिला संघ दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह में प्रदेश भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद को मिथिला की पारंपरिक पाग और दोपटा से सम्मानित किया गया। संघ के अध्यक्ष विजय चंद्र झा ने यह सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान उन्हें मिथिला संस्कृति, परंपरा और समाज के प्रति उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया। इस अवसर पर अमरनाथ प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि मिथिला हमारी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। यह सम्मान मैं मिथिला के हर नागरिक और उसकी संस्कृति को समर्पित करता हूं। अमरनाथ प्रसाद ने इस कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष विजय चंद्र झा की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने सभी कलाकारों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मिथिला के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिए। मौके पर समाज सेवी धीरज कुमार झा, रंजीत मिश्रा, सोनू झा,
समेत सैकड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अपर समाहर्ता शैलेश कुमार ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में खाद के काला बाजारी की सूचना नहीं आनी चाहिए। अपर समाहर्ता शैलेश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने फसल क्षति अनुदान, धान अधिप्राप्ति, नहरों से सिंचाई, नलकूप, कृषि फीडर से बिजली आपूर्ति, उर्वरक की उपलब्धता का समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्ता ने कार्यपालक अभियंता नलकूप को निर्देश दिया कि बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र मरम्मति कर चालू करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए सुदूर खेतों तक। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अपर समाहर्ता शैलेश कुमार ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में खाद के काला बाजारी की सूचना नहीं आनी चाहिए। अपर समाहर्ता शैलेश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने फसल क्षति अनुदान, धान अधिप्राप्ति, नहरों से सिंचाई, नलकूप, कृषि फीडर से बिजली आपूर्ति, उर्वरक की उपलब्धता का समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्ता ने कार्यपालक अभियंता नलकूप को निर्देश दिया कि बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र मरम्मति कर चालू करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए सुदूर खेतों तक तेजी के साथ कृषि विद्युत संबद्धता प्रदान करना उनका लक्ष्य है। उन्होंने बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि जिले में जिन इच्छुक किसानों के खेतों में बिजली का खंभा उपलब्ध है, वहां 100% इच्छुक किसानों को जल्द से जल्द कृषि विद्युत संबद्धता प्रदान करें। कृषि फीडर से विद्युत कनेक्शन में कठिनाई हो तो कार्यपालक अभियंता से संपर्क स्थापित करें। अपर समाहर्ता ने जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदलने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नलकूपों की मरम्मति और नवनिर्माण में गति लाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। कहा कि बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र चालू करवाना सुनिश्चित करवाएं। विशेषकर विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूप को शीघ्र ठीक करवाकर चालू करवाएं। उर्वरक की उपलब्धता के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसान डीएपी के जगह पर मिक्सचर का उपयोग कर सकते हैं। अपर समाहर्ता ने निर्देश दिया कि उर्वरक की उपलब्धता एवं बिक्री पर सतत निगरानी रखे। किसी भी स्थिति में उर्वरकों की कालाबाजारी की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने उर्वरक की कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखने एवं लगातार छापेमारी विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले के किसानों को ससमय पूरी सहजता से कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। अपर समाहर्ता शैलेश कुमार ने डीजल पीएम किसान योजना के तहत सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ई-केवाईसी, एनपीसीआई एवं 100% सत्यापन के समीक्षा क्रम में निर्देश दिया कि सजगता के साथ सभी लंबित आवेदनों को निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को फसल क्षति अनुदान को लेकर भी तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया ताकि प्रभावित पात्र किसानों को फसल क्षति अनुदान उनके खाते में भेजी जा सके। कहा कि कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी सरकार की कृषि कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक अनिवार्य रूप से पहुंचाए ताकि जिले के किसान योजनाओं का लाभ उठा सके। इस बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित कृषि विभाग के सभी जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रगतिशील किसान उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आईसीडीएस के निर्देश के बावजूद कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब तक टेक होम राशन का वितरण नहीं किया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं बेनीपट्टी से यह खास कवरेज। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में आईसीडीएस के निर्देश के बावजूद कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर सोमवार को टेक होम राशन का वितरण नहीं किया गया। गंगुली पंचायत के मानसी पट्टी में एक निजी कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र 278 का येन केन प्रकारेन संचालन की औपचारिकता पूरी की जा रही थी। बिना पोशाक में सेविका आरती देवी केंद्र पर उपस्थित दिखी, लेकिन सहायिका सुनीता देवी गायब थी। केंद्र पर 17 बच्चे बिना पोशाक में उपस्थित थे। प्राक कक्षा के बच्चों के लिए पोषाहार नहीं बनाया गया था। सभी बच्चों को बगल में संचालित विद्यालय में खाना खाने के लिए भेज दिया गया। केंद्र परिसर में पोषाहार टेक होम राशन के लिए खाद्यान्न का भंडारण भी नहीं किया गया था। मानसीपट्टी में ही राजकीय प्राथमिक मक्तब परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र 272 पर 25 बच्चे उपस्थित थे।
सेविका रिंकी कुमारी व सहायिका अजमेरी खातून द्वारा टेक होम राशन वितरण किए जाने की प्रक्रिया में जुटी थी। मानसीपट्टी स्थित केंद्र 415 पर सेविका रिंकी कुमारी व सहायिका अजमेरी खातून केंद्र पर मौजूद थी, लेकिन दिन के 1 बजे ही बच्चों की छुट्टी की जा चुकी थी। गंगुली पंचायत के कुरियाही टोल स्थित केंद्र 271 पर एक जर्जर झोपड़ी में सेविका रिंकू देवी व सहायिका प्रमिला देवी उपस्थित थी। 22 बच्चे मौजूद थे और THR वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही थी। केंद्र 273 पर सेविका उपासना देवी व सहायिका रामकली देवी उपस्थित थी। दिन के 1:30 बजे में ही टेक होम राशन का वितरण पूरा कर लेने की बात सेविका बताई, जबकि दिन के 1:30 बजे तक प्राक कक्षा का ही संचालन किया जाना था। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र 277 पर सेविका रोशन खातून व सहायिका नईमा खातून उपस्थित थी। बच्चों की छुट्टी की जा चुकी थी। नाश्ता में बच्चों को अंडा के बजाय मूंगफली देने की बात मौजूद बच्चों के माता पिता ने कही। उधर मनपौर पंचायत के गम्हरिया में आंगनबाड़ी केंद्र 4 राजकुमार साह के दलान पर बीते कई वर्षों से झोपड़ी में संचालित किया जा रहा है। केंद्र पर 23 बच्चे मौजूद थे। सेविका सुनीता देवी व सहायिका मिथिलेश देवी बिना पोशाक में उपस्थित थी। अपराह्न 12:48 तक THR वितरण शुरू नहीं किया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मेन्यू के अनुसार पोषाहार न देकर पुलाव की जगह खिचड़ी दिया गया। इसी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र 3 पर अपराह्न 1 बजे तक 28 बच्चे तथा सेविका पूनम देवी मौजूद थे। सहायिका रेणु देवी गायब थी। THR वितरण यहां भी नहीं किया जा सका था। प्राक कक्षा के बच्चों को पुलाव की जगह खिचड़ी परोसा गया था। गम्हरिया गांव में ही आंगनबाड़ी केंद्र 303 पर दिन के 1:10 पर सेविका स्कुला खातून बिना पोशाक में मौजूद थी। सहायिका इंदु देवी अनुपस्थित थी। केंद्र पर एक भी बच्चे मौजूद नहीं थे। दुर्गौली गांव में आंगनबाड़ी केंद्र 7 पर अपराह्न 1:50 पर सेविका भारती झा और सहायिका अरुला देवी भी बिना पोशाक में उपस्थित थी। केंद्र पर कुछ महिलाओं को बुलाकर निर्धारित मात्रा और विभागीय दिशा निर्देश को ताक पर रखकर THR दिया गया। सबसे खराब स्थिति केंद्र 6 दुर्गौली की थी, जहां अपराह्न 2:10 पर केंद्र पर ताले झूल रहे थे। कुल मिलाकर आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति काफी खराब देखी गई। इस बाबत CDPO अंजना के मोबाइल पर कॉल कर पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते रविवार की रात मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के द्वारा मधुबनी नगर थाना का औचक निरीक्षण किया गया। इस मौके पर जहां लंबित कांडों के अनुसंधान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए, वहीं ठंड को देखते हुए रात्रि गश्ती में भी तेजी लाने की बात उन्होंने कही। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 342 लीटर देशी शराब को झंझारपुर थाना क्षेत्र से जब्त किया गया। बीते रविवार की रात्रि में पुलिस अधीक्षक मधुबनी के द्वारा नगर थाना का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की सतर्कता एवं सक्रियता की जांच की गई तथा थाना में संधारित पंजियों का गहनतापूर्वक जांच करते हुए उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही थाना क्षेत्र में भ्रमण के दौरान डायल 112 तथा रात्रि गश्ती का औचक जांच किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 द्वारा अपने अनुमंडल के थाना क्षेत्रों में रोको टोको अभियान चलाया गया एवं वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की गई। अंचल पुलिस निरीक्षक जयनगर के द्वारा देवधा थाना के थानाध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता के साथ लंबित कांडों की समीक्षा कर निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। अंचल पुलिस निरीक्षक बेनीपट्टी के द्वारा साहरघाट थाना के थानाध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ताओं के साथ लंबित कांडों की समीक्षा कर संपादित हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मधुबनी के खिरहर थाना की पुलिस द्वारा शराब के 14 कांडों में कुल 933 लीटर देशी विदेशी शराब का वनिष्ठीकरण खिरहर थाना परिसर में अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की उपस्थिति में कराया गया। सोमवार को मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन कर आवेदकों की समस्या का त्वरित निष्पादन करने हेतु संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया।
पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई आयोजित की गई। बाबूवरी थाना के थानाध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता के साथ लंबित कांडों के समीक्षा कर निष्पादन हेतु अंचल पुलिस निरीक्षक ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब हो कि पिछले 24 घंटे में मधुबनी पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों से विभिन्न मामलों के कुल 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें शराब के कांड में 4, हत्या के कांड में 2, हत्या के प्रयास में 2, वारंट में गिरफ्तारी 114, वहीं 1012 लीटर शराब की बरामदगी की गई। 15 कुर्की का निष्पादन किया गया, वहीं 14 वारंट का निष्पादन किया गया। वहीं 59 वाहन से 1,04,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधु। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। आप देख रहे हैं डेन न्यूज मधुबनी से। 2024 में सुर्खियों में ब्रेन रोट क्यों आया, इस शब्द के मायने क्या हैं? ब्रेन रोट एक अनौपचारिक शब्द जिसका उपयोग तब किया जाता है जब मानसिक क्षमता या सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती प्रतीत होती है। यह शब्द अक्सर अधिक समय तक सोशल मीडिया, गेमिंग या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिताने से उत्पन्न मानसिक थकावट और एकाग्रता की कमी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। आखिर ब्रेन रोट क्या है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। यह मानसिक थकावट की स्थिति है जो अत्यधिक स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया की लत या गैर उत्पादक आदतों के कारण हो सकती है। यह ऐसा महसूस होता है मस्तिष्क शून्य हो गया है, जिससे व्यक्ति में रचनात्मकता, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। आखिर ब्रेन रोट के क्या है नकारात्मक प्रभाव? पहला, एकाग्रता में कमी। लंबे समय तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने से ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण, कोई छात्र पढ़ाई के समय बार बार अपना फोन चेक करता है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। पॉइंट नंबर 2, रचनात्मकता का नुकसान। नई चीजों को सोचने और समझने की क्षमता घट जाती है। उदाहरण, एक आर्टिस्ट जो पहले नई नई क्रिएटिव आइडियाज सोचता था, अब प्रेरणा की कमी महसूस करता है। तीसरा, नींद पर असर। देर रात तक स्क्रीन देखने से नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है। उदाहरण, रात भर गेम खेलने वाले व्यक्ति को सुबह थकान महसूस होती है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। चिंता, डिप्रेशन और आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। उदाहरण, सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर अपनी जिंदगी से असंतोष बढ़ जाता है। ब्रेन रोट से आखिर कैसे बचे? आइए बातें करते हैं ब्रेन रोट से बचने के उपायों पे। पहला, स्क्रीन टाइम सीमित करें। रोजाना स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय को ट्रैक करें और इसे सीमित करने की कोशिश करें। उदाहरण, फोन या लैपटॉप पर डिजिटल वेलबींग एप्स का उपयोग करें। डिजिटल डिटॉक्स करें। हर हफ्ते कुछ घंटे या दिन बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बिताएं। उदाहरण, वीकेंड पर फोन से दूरी बनाकर दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। रचनात्मक गतिविधियां में लिप्त हो जाए। पेंटिंग, पढ़ाई, खेल कूद या म्यूजिक जैसी चीजों में शामिल हो। उदाहरण, स्क्रीन टाइम के बजाय एक किताब पढ़ना जरूरी है। नींद की आदत सुधारें। सोने से पहले 1 घंटे के लिए स्क्रीन का उपयोग बंद करें। फोन पर न देखकर सोने से पहले मेडिटेशन करें। बात जब इंटरनेट की होती है तो अपने देश भारत की होती है। मुझे वह दिन आज भी याद है जब 1 GB के लिए लोग तरसते थे, लेकिन अब जब से जियो भारत में अपना पांव पसारा तो 1 GB क्या लोग एक दिन में 10-10 GB उपयोग कर लेते हैं। जिस तरह से इंटरनेट को लेकर के शुरुआत में चर्चा हुई थी, इसका सदुपयोग होगा, लोग सदुपयोग के बजाय इसका दुरुपयोग करने लगे हैं। आखिर ब्रेन रोट की स्थिति क्यों आई? तो उसका मुख्य कारण नेट है। नेट का जितना यूज लोगों को करना चाहिए, उसका सही उपयोग न करके दुरुपयोग किया जाता है। बतौर ये कहानी सोनू के द्वारा लिखी गई थी। कैमरे के पीछे सोनू है, नीतीश, डेन न्यूज मधुबनी से। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ।
तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।